बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान गिरामी, अदारे नसरी अदब की माहाना अदबी नशिस्त में आप लोगों का इस्तकबाल है। बिलखुसूस इस माह चूँकि आखिरी शनीचर को हमारी नशिस्त हमारी रिवायत के मुताबिक हुआ करती थी, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आज बरोज़ मंगल 28 दिसंबर को हम ये नशिस्त यहाँ पर मुनक़िद कर रहे हैं, जो कि इस साल की साल रवां की हमारी आखिरी नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 190वीं नशिस्त यहाँ पर मुनक़िद की जा रही है, जिसकी सदारत शहर अज़ीज़ के एक मारूफ़ कलमकार मोहतरम डॉक्टर आसिफ़ फैज़ी साहब यहाँ पर फरमाने वाले हैं। मैं डॉक्टर आसिफ़ फैज़ी साहब से मुल्तमिस हूँ कि अज़राए करम कुर्सी सदारत पर जल्वा अफरोज़ हो जाएं। साथ ही साथ मैं हमारे अपने अदारे के सेक्रेटरी मोहतरम इमरान जमील सर से इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप भी हमारे सदर मोहतरम का साथ दें और हमारे अपने शहर के एक बुज़ुर्ग तंज़ मज़ाह निगार बुज़ुर्ग शायर मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब से भी मैं इल्तिमास करता हूँ, गो कि वो आज हमारे कलमकार हैं। चूँकि हमारे अपने शहर के मुअज़्ज़ज़ सदर ज़िंदा दिलान भी हैं, मैं आपसे इल्तिमास गुज़ार हूँ सर कि आप भी हमारे सदर साहब का साथ दें। आइए रिवायत के मुताबिक हम हमारी अपनी इस तकरीब का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक से हमारी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ हुआ। जैसा कि हमारी अपनी रिवायत रही है कि हम हमारी अपनी माहाना अदबी नशिस्त में सदर मोहतरम, सदर नशिस्त और दीगर जो मुअज़्ज़ज़ कलमकारान हैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करते हैं। जैसा कि मैंने ऐलान किया कि आज की इस नशिस्त की सदारत मोहतरम डॉक्टर आसिफ़ फैज़ी साहब फरमा रहे हैं। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगे की तरफ उसको ले जाना चाहूँगा। सदर मौसूफ़ डॉक्टर आसिफ़ फैज़ी साहब बिल्कुल भी तारुफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं है। आप तमामी हज़रात जानते हैं कि आप न सिर्फ़ एक मुअल्लिम हैं, बल्कि आपने फ़नून लतीफ़ा में भी महारत हासिल की हुई है। फ़नून लतीफ़ा से मुराद ये है कि आप बैक वक्त एक अच्छे मुदर्रिस के साथ साथ एक अच्छे कातिब हैं, आप बड़े ही अच्छे खुशनवीस हैं। उसी के साथ साथ आप फ़न मौसीकी में भी यद तूला रखते हैं और आपने संगीत विशारत जैसे एक बड़े कोर्स को जो है सर अंजाम दिया है। और
गुज़िश्ता साल आपने अपने मकाले के एवज़ जो है वो पीएचडी की डिग्री भी आप हासिल किए हुए हैं और आपने एक ज़बरदस्त तहकीकी काम अंजाम दिया है। आप अखबार नवीसी के ताल्लुक़ से भी आपने किताब तहरीर की है और मुझे बताने में बेइंतहा खुशी हो रही है कि गुज़िश्ता दिनों आपकी बैक वक्त 5 किताबों का इजरा अमल में आया और इंतहाई जामे और इंतहाई मुफीद किताबें जो है वो हमारे अपने क़ारीन के लिए आपने दस्तरखान पर सजा दी हैं और उसकी तबाअत और उसमें जो मवाद है उसके हवाले से बात की जाए तो बात बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन एक नस्तालिक शख्सियत के मालिक मोहतरम आसिफ़ फैज़ी साहब आज हमारी इस नशिस्त की सदारत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे आज के कलमकारान में मोहतरम मास्टर अब्दुल मजीद साहब जो कि एक अरसे से हमारी अपनी नशिस्त में बच्चों के अदब पर अपनी मज़ाहिया और पुरलुत्फ़ कहानियाँ मुनफरिद अंदाज में मुनफरिद लबो लहजे में पेश करने का खासा रखते हैं। आज यकीनन वो अपनी कोई नई कहानी यहाँ पर पेश करेंगे। उसी के साथ साथ मोहतरम अजीब अंसारी साहब, दरअसल ये अब्दुल माजिद अंसारी साहब हैं लेकिन वो अपना कलमी नाम जो है अजीब अंसारी के नाम से लिखते रहे हैं। आप भी तंज़ो मज़ा में अपनी बातों को जहर से बुझे हुए तीरों का इस्तेमाल करने में अपनी एक शनाख्त रखते हैं और एक अच्छी मुनफरिद पेशकश करने के हामिल आप हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़हीर इब्न कुद्सी साहब न सिर्फ़ एक शायर हैं, एक अच्छे नसर निगार हैं, बल्कि आपने एक अरसे तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद भी अपने आप को मुतहर्रिक रखा है और मुख्तलिफ़ तंजीमों से जुड़े हुए हैं। ज़िंदा दिलान मालेगांव के आप सदर हैं, मालेगांव एजुकेशनल फ़ोरम में आप अहम ओहदे पर हैं और इस तरह से अपनी सरगर्मियों को वो जारी रखते हैं और अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरते हैं। आज भी यकीनन वो कोई मज़ाहिया मज़मून हमारे आपके दरमियान पेश करेंगे। उसके अलावा मोहतरम आसिफ़ सुबहानी साहब, आसिफ़ सुबहानी साहब का नाम बिल्कुल भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। एक बज़ला संज शख्सियत के मालिक मोहतरम आसिफ़ सुबहानी साहब का से हम यानी नसर निगारी में आपने एक मज़ामीन का मजमुआ जो है तरतीब दिया है, सदारत तुम्हारी मुसीबत हमारी। इस उन्वान से आपने मुख्तलिफ़ मज़ामीन का अहाता उस किताब में किया है और बड़े ही अच्छे कलमकार साबित हुए हैं और अपनी पेशकश भी बहुत अच्छे अंदाज से आप करते हैं। उसके अलावा एक नाम हमारे आज की इस लिस्ट में मौजूद है, मोहतरम शकील मुस्तफ़ा साहब। शकील मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो हमारे अपने शहर के एक बुज़ुर्ग सुबुकदोश मुदर्रिस हैं और तकारीर के हवाले से आपने बेइंतहा काम किया है और आपकी लिखी हुई तकारीर जो है वो तलबा तालबात जब पेश करते हैं तो यकीनन वो इनाम के हक़दार करार पाते हैं। इसी तरह से मोहतरम नईम सलीम साहब हैं जिन्होंने अभी बज़रिया फ़ोन इत्तला दी कि सर्दी बहुत ज़्यादा होने की बिना पर वो बोलने से कासिर हैं, इसलिए वो नशिस्त में आने से माज़रत तलब कर रहे हैं। इस तरह से आज हमारे कलमकारान का ये मुख्तसर सा तारुफ़ था। इसी में मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर आसिफ़ फैज़ी साहब, मोहतरम सिराज दुलाल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और सदर मौसूफ़ के बाजू में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ रखें। डॉक्टर आसिफ़ फैज़ी साहब भी जो है वो आज अपनी कोई तख्लीक जो है वहाँ आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इस तरह से ये मुख्तसर सा तारुफ़ जो है मैं कलमकारान का और सर यहाँ पर मैंने पेश किया। आइए मैं आज की पहली तख्लीक पेश करने के लिए मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब को आवाज़ देता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। कहानी का उन्वान है किस्सा नहाना तेलन का जंगल के तालाब पर। नहाना तेलन का, तेली की औरत, नहाना तेलन का जंगल के तालाब पर।
पहला लफ्ज़ किस्सा है। तालाब के किनारे जंगल के जानवर जमा थे और वो बड़े गुस्से में थे। जंगल के करीब एक गांव था। वहाँ से गांव की तेलन आई थी और वो तालाब का पानी गंदा करके चली गई थी। उसकी इस हरकत पर वो सब लाल पीले हो रहे थे। जंगल का राजा शेर भी गरज रहा था। इस जंगल में रहना है तो सुन लो मेरी बात। वो हमारे तालाब पर आने ना पाए, इसके लिए क्या किया जाए। अभी कोई कुछ कहता कि नीलगाय ने अपना बयान शुरू कर दिया। हर हफ्ते का यही नाटक है। तेली की औरत जुम्मा के जुम्मा नहाती है। कौन सा तेली? चीते ने उसकी बात में लात मारी, जिस पर वो भड़क गई। गांव में एक ही तेली, अरे भड़ंगे, बात पूरी पहले सुन लिया कर। हाँ तो वो हर जुम्मा सवेरे मुँह अंधेरे आती है, नहाती और तालाब गंदा करके चली जाती है। हमें पानी को तरसाती है, सदा का है उसका। वाह रे वाह। नीलगाय की तकरीर में भेड़िए ने मुंह डाल दिया। वो शेर से कहने लगा, मगर जहाँ पना, उसका ये कोई ढंग है? अपने गंदे तिलौसे कपड़ों के साथ मज़े से तालाब में उतर जाती है। पानी में खूब उछलती इटलाती है जैसे ताल उसका खरीदा हुआ है। फिर घड़ी घड़ी पानी में से उड़कर वहाँ जाती है। वहाँ कीचड़ में खूब लोट पोट करती है गेंडे के जैसा। आए, ये बीच में मेरा नाम क्यों लिया? गेंडा वहाँ मौजूद था, उसने भेड़िए पर आंखें निकाली। हाँ तो फिर तू भी तो कीचड़ में लपोनता रहता है तेलन के जैसा, बुरा क्यों लगता है? हाँ तो मैं ये कह रहा था जहाँ पना कि कीचड़ में राउंड पाउंड करके और तालाब के पानी में धो धो कर उस मलीज के गंदे कपड़े तो साफ़ हो जाते हैं, पर हमारा तालाब गंदा हो जाता है। हिरन को भी बोलने की हुक छुटी। उसने भेड़िए को अधूरे पर बिठा दिया और अपना पूरा करने उठी। कौन है जो उसको समझाए, कीचड़ में नहीं लौटते रे नारी। और फिर यहाँ दूसरी नारियाँ भी तो आती हैं, वो कैसे इज्जत से कपड़े उतार कर नहाती हैं। वैसे ही तू भी नहा लिया करना रे भाई। उस पर से लोमड़ी को कुछ याद आया और उसने हिरन की बात में अड़ंगा लगाया। वाह रे वाह तेरा समझौता। भला तू उसको समझाने जाएगी और वो छछूंदर मान जाएगी, है ना? अरे अरे, ये मुझे बीच में क्यों घसीटा? पीछे छछूंदर की बिल थी, वो वहाँ से झांक कर चीखी। मैं किसी के लेने में न देने में। लोमड़ी हंस कर बोली, लो भाई, यहाँ तो किसी का नाम लेना भी गुनाह हो गया। चल भाई छछूंदर रानी, गलती हो गई, मैं हिरन से बात कर रही हूँ। हाँ तो हिरन बाजी, तूने उसे पहचाना नहीं, एक नंबर की झगड़ालू औरत है। कर्नाटक से ब्याह कर आई है, रोज़ अपने द्वारे रंगन का नाटक मचाए रहती है। अरे बड़ी नंगी है। भोला भालू लोमड़ी की बात समझ नहीं सका। वो हैरत से पूछने लगा, अभी तो तुम लोग कह रहे थे वो कपड़े नहीं उतारती और अब कह रहे हो कि नंगी है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अरे वो दूसरे किस्म की नंगी है रे झामरे, चुप रहे, नहीं समझता है तो। भालू लोमड़ी की डांट खाकर चुप हो गया तो शेर कहने लगा, हमारी असल बात रह जा रही है, कोई बतलाए कि उसको तालाब पर आने से कैसे रोका जाए। अरे मैं तो उसके घर में घुस के उसको मारूंगा। भालू की नादिर शाही सुनकर सब हंसने लगे। फिर नीलगाय धीरे से शेर से कहने लगी, हुजूर, मेरी समझ में ऐसी बात आती है कि तालाब से लेकर बस्ती तक की सफाई कर दी जाए, यानी बीच का झाड़ झंकाड़ बिल्कुल हटा दिया जाए, मैदान सपाट कर दिया जाए। ये औरतें जहाँ झाड़ झंकाड़ और किसी चीज़ का आड़ पाती हैं, वहीं नहाने लग जाती हैं। हिरन नीलगाय के भोलपन पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते बोली, अरे बीबी, तू नीलगाय नहीं, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय है रे। वो जूने ज़माने की आड़ और झाड़ झंकाड़ वाली बीबियाँ गईं, तूने अब का ज़माना देखा नहीं। अब की औरतें बड़ी घाघ होती हैं, ये तो कहीं भी नहाने लग जाती हैं। इस पर लोमड़ी को भी कुछ याद आया, वो बीच में टपक पड़ी। सच कह रही है बहन, मैंने अपनी आँख से देखा है, महाजन की लड़कियाँ मौसम नदी में खुल्लम खुल्ला नहा रही थीं। भला चीता झट से बोला, तू मुझे बताना था ना भाई। अरे अब क्या, अब अगले साल बरसात के मौसम में देखना, जब मौसम नदी में पानी आएगा। भोला भालू फिर गर्दन झटक कर बीच में टपका।
भाई इसका बोला मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ये मौसम क्या है। कभी ये मौसम नदी बोलती है तो कभी बरसात का मौसम बोलती है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या मेरा सर पटक लूँ। शेर उनकी बहकी बातें सुनकर जिस होता गुर्रा कर कहने लगा, ये हम तेली की औरत की तरफ से महाजन की लड़कियों की तरफ कैसे चले गए? आए कौन चला गया? कोई कहीं नहीं गया है, सब तो यहीं है। भालू ने शेर के सवाल को हवा में उड़ा दिया और दाएं बाएं मुड़ कर जानवरों को इस तरह देखने लगा जैसे जांच कर रहा हो कि उनमें से कोई महाजन की लड़कियों की तरफ तो नहीं चला गया। शेर ने गर्दन घुमाकर सारे जानवरों को देखा, फिर अपने वजीर यानी चीते पर नज़र गाड़ दी। चीता हड़बड़ा गया और कहने लगा, मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए हुजूर कि उसके आने के रास्ते में कांटे बिछा देना चाहिए, फिर वो नहीं आ पाएगी। ठीक कहा ना मैंने? लोमड़ी चीते के ठीक पर हंस पड़ी जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। फिर उसने अपना पिछला कारनामा बतलाया। मैं ऊँट भाई की मदद से एक दफ़ा ऐसा कर चुकी हूँ। यानी क्या किया था? शेर ने पूछा। ऊँट भाई और मैं, हम दोनों ने मिलकर उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए थे। सब सुनो उस रात क्या हुआ। वो अंधाधुंध चलती चली आई, फिर उसे कोई कांटा चुभा और वो सी करके बैठ गई। उसने धीरे से अपने पैर का कांटा निकाला और वापस घर गई। फिर क्या हुआ? शेर को अगला हाल मालूम करने की जल्दी थी। लोमड़ी मुँह बिगाड़ कर कहने लगी, हम समझे थे कि कांटों से घबरा कर चली गई है, अब नहीं आएगी। मगर क्या? शेर ने मगर मालूम करना चाहा और लोमड़ी ने मगर के आगे बतलाना शुरू किया। मगर जहाँ पना, हमने देखा कि वो उसके घर से कचरा साफ करने का खराटा लेकर आई है और अपनी एक हमसाई को भी साथ में लाई है। उसने खराटे से उन कांटों को किनारे लगाना शुरू किया जो हमने बीच रास्ते पर बिखेर दिए थे। वो बड़े इत्मीनान से झाड़ू मारती जाती थी और झाड़ू देते देते गाना गाती थी। कौन सा गाना? चीते ने बीच में पूछ लिया। ठहरो, मुझे वो गाना याद आ जाने दो। लोमड़ी तेलन का गाना याद करने लगी। शेर का मस्तक फिर गया। उसका जी चाहा कि चीते को खूब डांटे। इतने में लोमड़ी को वो गाना याद आ गया। वो चीते को बतलाने लगी। हाँ याद आया, वो इस तरह गाना गा रही थी। जिन राहों पर मैं चलती हूँ फूल गगन बरसाता है, जलने वाले कांटा डालें मुझे तो मज़ा आता है, ताल में अपना तेल मिला दो आ मेरी हमसाइया। सब्र की हद हो गई, आखिर शेर उन पर बरस पड़ा। बेवकूफ़ो, ये कोई काम की बात है? चीते ने शेर का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। उसने लोमड़ी से आगे का किस्सा सुनाने को कहा। मतलब ये कि फिर क्या हुआ? अरे भाई फिर क्या होता? वही हुआ जो होना था। वो एक से दो हो गई थी, यानी एक गंदी से दो गंदियाँ। उन दोनों मलीचों ने मिलकर खूब उधम मचाई और तालाब को मज़े का गंदा करके रख दिया। बस यही हुआ और क्या। तालाब से थोड़ी दूर एक दरख्त पर बंदर बैठा हुआ था। वो वहीं से पुकार कर कहने लगा, जहाँ पना मैं बड़ी देर से इसकी उसकी बातें सुन रहा हूँ। महाराज, उस चिपचिपी तेलन के मामले में इतना परेशान ना हों, इत्मीनान रखें। आपकी जुमेरात मैं और हाथी भाई मिलकर उसके साथ एक ऐसा खेल खेलेंगे कि वो इधर का रास्ता ही भूल जाएगी। कौन सा खेल खेलोगे? चीता ही पहले बोल उठा। उसे शेर से ज़्यादा खलबली थी। वो हम अभी नहीं बताएंगे, बस कह दिया ना कि वो अब इस तालाब पर नहीं नहाएगी। मगर गेंडा चीते से ज़्यादा उतावला हो रहा था। वो फिर पूछने लगा, फिर भी मालूम तो पड़े तुम दोनों क्या करने वाले हो। बस गेंडे भाई, तू तो अपना पेट मत दुखा। तेरा ही घनौरपन तो सीखा है उसने, बंदर बेदारी से बोला। गेंडा इस मामले में अकेला नहीं था। पेट तो सबों का दुख रहा था कि बंदर क्या करने वाला है। अगली जुमेरात करीब करीब सभी जानवर फिर जागते रहे थे, यहाँ तक कि सवेरा होने को आया। इतने में दूर से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई। फिर वो तेलन तालाब की तरफ आती दिखाई दी। दूसरी तरफ से वो जानवर भी दबे पाँव चले आए और छुप छुप कर देखने लगे। तेलन का गाना भी सुनाई दिया। वो मटक मटक कर इटलाती गाती चली आ रही थी। जंगल की रजवाड़ी हूँ मैं, कौन मेरे मुँह आएगा, मुझसे पंगा लेने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। वो जिन पत्थरों पर होकर चली आ रही थी, उस चट्टान के आखिरी सिरे पर जहाँ से तालाब में उतरना था, वहाँ पर उसे कुछ काला काला दिखाई दिया। गौर किया तो वहाँ उसे एक भूत का मुंडा नज़र आया, जिसे देखकर उसके गाने की आवाज़ ढीली पड़ गई। मगर इतने पर वो डरने वाली नहीं थी, बड़ी पक्की थी।
फिर उसने देखा कि वो भूत का मुंडा आप ही आप ऊपर उठता चला जा रहा है। देखते ही देखते वो काला काला लंबा सा ह्योला बन गया। उस भूत के मुंडे ने नीचे काला जुब्बा पहन रखा था, जिसकी वजह से वो एक लंबूतरा भूत दिखाई देता था। इन जानवरों ने इतना तो समझ ही लिया था कि वो भूत काहे का है। हाथी की सूंड है जिसके सिरे पर बंदर सवार है, वो भूत का मखोटा और काला जुब्बा पहनकर उछल कूद कर रहा है। भूत की उछल कूद से इसकी हिम्मत टूटी और वो अब डरी। उसके बाद उस लंबे भूत के नीचे से दूसरा भूत नमूदार हुआ। उसका मुंडा ऊपर वाले भूत से बहुत बड़ा था और बड़ा भयानक दिखाई दे रहा था। तब यह हड़बड़ाकर पलट पड़ी और तेज़ी से घर की तरफ चली। उसकी वापसी पर दोनों भूत कहकहा मारकर हंस पड़े और ऐसी खौफनाक आवाज़ें निकालीं कि उसने अपने घर की तरफ बेतहाशा दौड़ लगा दी। उसकी बौखलाहट देखकर झाड़ियों में छुपे हुए जानवर भी कुछ आज़ाद हुए। उन्होंने मिलकर एक साथ चीखना शुरू कर दिया। उन सब की मिली जुली चीखों ने ऐसा समा बांध दिया जैसे जंगल में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों भूत नमूदार हो गए हों। डर के मारे एक गिर पड़ती और फिर उठ कर दौड़ने लगती। जब दूर पहुंची, नज़र से ओझल हुई तो शेर बंदर को शाबाशी देने के वास्ते सामने आया। उसके साथ सारे जानवर भी लपके। बंदर ने भूत का मखोटा उतारा, काला जुब्बा भी लपेट लिया। फिर हाथी की सूंड पर से कूदा और शेर के पास आया। हाथी ने भी अपना काला कपड़ा उतार लिया जिस पर भूत का नाक नक्शा बना हुआ था बड़ा सा। सारे मारे खुशी के शेर ने पूछा, भाई तेरा भूत का ये मुंडा, दूसरा वो हाथी भाई का कपड़ भूत और ये काला भयानक जुब्बा, ये सारा सामान तुमको कहाँ से मिला? ये तो हुजूर मैं एक जादूगर के घर से पार कर लाया हूँ, मगर चीता ये नहीं पूछेगा कि कौन सा जादूगर। भालू बंदर को धमकी देने लगा। मैं जाकर उस जादूगर को कह दूंगा कि बंदर तेरा सामान चुरा कर ले गया है। चुप बदमाश, बात मालूम करने दे, बड़ों की बात के बीच में दखल मत दिया कर। शेर ने भालू को डपट दिया। बंदर फिर कहने लगा, अभी हफ्ता भर तो उसको बुखार रहेगा, मगर हम 5 जुमेरात यही टोटका चलाएंगे, फिर तेलन तो क्या उसका बाप भी यहाँ नहीं आएगा। उसका बाप यहाँ क्यों आने लगा? वो तो कर्नाटक में रहता है। भालू ने फिर दखल दिया ही। नहाना तेलन का इस उन्वान से अपनी तख्लीक अदारा नसरी अदब की इल्मी नशिस्त में अब्दुल मजीद मास्टर साहब पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने जो कुछ यहाँ पे सुनाया, अगर हम उसको ज़राफ़त में रखेंगे तो मुश्ताक यूसुफ़ी साहब, मुश्तबा हुसैन, कर्नल शफीकुर रहमान वगैरह जो जितने भी मिज़ा निगार हैं, मिज़ा लिखते हैं तो उनकी ज़बान ये नहीं है। और अगर हम लोग इसको कहानी में रखते हैं बच्चों की, तो बच्चों की कहानियों का मतलब ये है कि हम लोग जंगल के बहुत सारे जानवरों का तस्करा अपनी तहरीर में कर दें, जादूगर का तस्करा करें। मुझे इस कहानी में शिकायत यही है कि जुमले एक दूसरे से मरबूत हो ही नहीं रहे। बच्चे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे। और इतना ज़्यादा आपने ऐसे ऐसे वाहियात लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जो उसको आम बोलचाल में भी इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप फ़रंग तरतीब देंगे तो आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसका मानी क्या लिखेंगे। तो मुझे ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और सिर्फ ये कि हम लोग थोड़ा सा शौक़ी पैदा करने की शौरी कोशिश करें और उसको मिज़ाह में या बच्चों की कहानी में उसका शुमार हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई नामुनासिब बात है। आप कहानी लिखते तो उसको आप ऐसे अल्फाज को तर्क करने की शौरी तौर पे कोशिश करते और उन अल्फाज को बरतते जिसको हमें बच्चों को बताने के लिए उनके मानी और मतलब उन लोग को आसान हो जाए। तो आपने अब जैसे एक मिसाल के तौर पर तालाब मज़े का गंदा हो गया था। अब ये जुमला बयानिया में है। अगर किसी का ये मुकालमा होता मज़े का गंदा मतलब अच्छा खासा गंदा हो गया, तो इस तरह से अगर आप इसको बरतते तो ये जुमला बाकायदा उसका यानी आपकी तहरीर कहाँ गदा होगा। तो गुजारिश यही है कि आप अच्छी कहानियाँ लिखते रहें, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी 2 किताबें रह चुकी है कि आप पहले की तरह जो कहानियाँ लिख रहे हैं, अगर आप थोड़ा ज़बान को संभाल लें तो पहले की तरह यकीनन ये कहानी भी अच्छी हो सकती है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब की कहानी पर मज़ीद अगर कोई साहबान तबसरा करना चाहें। मैं इसका ख्याल तो रखता हूँ कि कहानी में फूहड़पन ना आने पाए।
इसका ख्याल रखता हूँ। अलबत्ता जानवर जब ज़बान बोलेंगे तो वो अहले ज़बान की तरह नहीं बोलेंगे, वो जानवर के जैसी ज़बान बोलेंगे। तो जानवर के जैसी ज़बान सोच सोच के बनाई गई है। मैं अच्छी ज़बान में भी कहानी लिख सकता हूँ, लेकिन वो जानवरों की फितरत के हिसाब से दूर हो जाएगी वो ज़बान। अगर बच्चा ज़बान बोलता है तो बच्चे के हिसाब से वो अल्फाज क्या आएंगे ये मुंतखब करना पड़ता है। जानवर के हिसाब से अल्फाज क्या आएंगे ये मुंतखब करना पड़ता है। और जानते बूझते हुए, जैसे ये कि तालाब मज़े का गंदा हो गया, तो ये तो मुकालमा ही है लोमड़ी का, है ना। लेकिन अगर उसको ऐसा बोल दिया जाए कि तालाब अच्छा खासा गंदा करके रख दिया, तो अच्छा खासा ये अहले ज़बान बोलते हैं। और जानवर जो है वो अहले ज़बान नहीं होते हैं। तो जानवरों के हिसाब से जब कहानी लिखी जाती है तो ज़्यादा परेशानी में पड़ जाता है आदमी। वो जैसा अहले ज़बान लिखते हैं वैसा लिखना बहुत आसान है, ऐसा लिखना बहुत मुश्किल है। ये बात पूरी कहानी तो सुन नहीं सकता, लेकिन जो इतराज़ और उसका जवाब जो है तो जहाँ तक मुझे याद है कि जानवरों की ज़बान अच्छी नहीं होती, ख़राब नहीं होती, ये तो हम तय कर रहे हैं। हम अगर तय कर लें कि उनकी ज़बान अच्छी होती है तो अच्छी रहेगी, और ये तय कर लें कि उनकी ज़बान ख़राब होती है, जानवर हैं जो कि वो ख़राब ज़बान की बात करेंगे तो ख़राब ज़बान रहेगी। तो हमारे अपने ऊपर है, उनको कोई ज़बान होती नहीं, और जो होती है वो हम समझते नहीं। दूसरी बात, ज़बान के हवाले से मुझे एक कहानी याद आ रही है। दर्सी किताब में हमने बच्चों की कहानी पढ़ी, बाबू तुम कहाँ। तो वहाँ तरंगा की ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, पुरानी जो कहानियाँ होती हैं शानदार, और बच्चों की तरबियत के लिए इंतहाई खूबसूरत कहानियाँ बड़े अजीबों ने तरबियत की। लेकिन वहाँ भी गाय जो है अच्छी ज़बान बोल रही है, कुत्ता जब सर उठाकर बोलता है तो अच्छी ज़बान बोल रहा है। तो हमारे सामने तो जो असातिज़ा की मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने जब जानवरों से बुलवाए तो बहर उनसे अच्छी ज़बान ही बुलवाई है। तो फिर ये ताबीर देना कि जानवर बोलेगा तो ख़राब ज़बान ही बोलेगा, ये कहीं ना कहीं खुद से तय कर लेना और उन पर इसरार है, बेजा इसरार है। मैं चाहूँगा कि वो मशवरे पर जो है वही जनाब तुम्हारा से बहुत एक जो अल्फाज है वो हेवला उन्होंने बताया और वैसे छोटी मोटी भी पुराने अदीबों से आप होती है तो ज़रा सा वो दिल दुखता है। नए लिखने वाले उनकी गुंजाइश है, लेकिन जब आप पुराने हो चुके हैं तो थोड़ा सा इन चीज़ों की गिरफ्त मजबूत रहना चाहिए ज़माने में। मैं जब वहाँ गया था पाइप पर, उसको पाइप सबसे पहले जुड़ा मैंने देखा, तो मैं इस बात की भरपूर कोशिश करता हूँ कि बयान में सुबह का माने है। आपने अपने तौर पर कैसे तय कर दिया कि जानवरों की ज़बान खराब होती है, ये मैंने कहा, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि जानवरों के लिए खराब ज़बान इस्तेमाल की जाए। मैंने ये कहा कि जानवरों के लिए जानवरों के जैसा अंदाज लगाना इंतज़ार किया जाए, बच्चों के लिए बच्चों के जैसा अंदाज लगाना और इंतज़ार किए जाते हैं। और मैंने ये भी कहा कि वो जो अंदाज होता है आमतौर पर है ये ज़बान का, वैसा लिखना ज़्यादा आसान है। और ये जो इंतखाब करना पड़ता है इसमें तो और ज़्यादा दिमाग वालों को सोचना पड़ता है, ये मुश्किल काम। तो ये नहीं कहा कि कुआपन पैदा हो जाए उसके अंदर, कुआपन ना पैदा हो इसकी भरपूर कोशिश की जाती है। मैं तो ये कोशिश सबसे ज़्यादा करता हूँ। खराब ज़बान इस्तेमाल की जाए जानवरों के लिए, ये अल्फाज मेरे हैं ही। तहरीर में किसी भी तरह की ज़बान कारी को जो है वो उसके जहन पे असरअंदाज होती है, और ये कहानी जो है वो बच्चों के लिए लिखी गई है। अब बच्चों के लिए अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के जहन को काफ़ी मुतासिर कर सकती है। यानी बच्चे जो उसी तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। दूसरा ये कि उसमें कुछ अल्फाज मस्तक घूम गया,
मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान के अंदर ये लफ्ज़ नहीं है, मस्तक घूम जाना। हम आम ज़बान में इस्तेमाल करते होंगे, मैं तो किसी ने तहरीर में या किसी मजमून में ये लफ्ज़ नहीं सुना हूँ। दूसरा, घड़ी घड़ी आना, ये घड़ी घड़ी आना तो ये हमारे इस्माइल सर जब हमें पढ़ाते थे तो जब हम कभी इस्तेमाल कर ले, सर वो घड़ी घड़ी मार रहा है, घड़ी घड़ी परेशान कर रहा है, तो बहुत एतराज़ करते थे वो, ये घड़ी घड़ी लफ्ज़ क्या है, बार बार। तो इस तरह के अल्फाज जो है बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़बान में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम अपनी तहरीर में इस तरह के जुमले रखें तो। बहरहाल कहानी अच्छी थी। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, मीडिया सेंटर पे मोहतरम सिराज जलाल साहब ने खरगोश और कछुआ की जो कहानी पेश की थी, लाजवाब ज़बान, नस्ताली एकदम ज़बरदस्त, बहुत प्यारी ज़बान। बस ये मिसाल आई, और ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। और यहाँ पे जो तबसरा होता है तो मुबस्सिरीन सिर्फ अपनी आरा रखते हैं, बखुदा हम लोग किसी के ऊपर कुछ थोपते नहीं है, जिसमें किसी भी कलमकार की ज़ात सामने नहीं आती। हम लोग तकलीफ पे बात कर रहे हैं और उसी फॉर्मेट पे बात कर रहे हैं। आप लिखने में आज़ाद है, लेकिन नसीर अदब की यह भी रिवायत नहीं रही है कि बार बार कलमकार अपनी दिफा करें, क्योंकि हम लोग कभी भी अपने बहुत बातें हुई हमारी तख्लीक़ात पे, लेकिन हम लोगों ने कभी दिफा के लिए अपनी तहरीर के लिए उठने खड़े नहीं हुए। बाद में पर्सनली मिल लिए, होटल पर या मुलाकात कर ली, कुछ अश्कालात रहे तो उसको रेफरेंसेस के साथ उसको हम लोग बाकायदा उसमें मुकालमा के ज़रिए हम लोग उसका इज़ाला करने की कोशिश करते हैं। दूसरे कलमकार की तरफ मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।